आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स का थर्ड लेक्चर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टी देखा था, तो उनको थोड़ा सा अगर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी था कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज कर देने से उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एज इट इज सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। प्रॉपर्टी वन में ये था कि कभी भी अगर डिटर्मिनेंट्स दिया हो तो उसके सारे रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कॉलम अगर आपस में सिर्फ इंटरचेंज करते थे तो डिटर्मिनेंट का मॉड वही रहता था, बस उसका साइन चेंज हो जाता था। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। यानी अगर पहले +10 आ रहा था तो अब क्या वैल्यू आएगा, -10। थर्ड प्रॉपर्टी होती थी कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रोज या कॉलम्स आपस में सेम हो, आइडेंटिकल हो, यानी उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। जबकि मैट्रिक्स के केस में क्या होता था कि अगर उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में किसी के से मल्टीप्लाई होता था तब जाके उस मैट्रिक्स की वैल्यू के टाइम्स होती थी। लेकिन डिटर्मिनेंट में सिर्फ और सिर्फ किसी रो या कॉलम में अगर के से मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के टाइम्स हो जाएगी। नाउ वी विल सी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट। 4 प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके हैं, अब आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रॉपर्टी 5 की बात करूं तो अगर रीडिंग कर लें, इफ सम ऑफ आर एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then that determinant can be expressed as sum of two or more determinants। मतलब कह रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कुछ एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा टर्म्स का एडिशन शो हो रहा हो तो हम उस डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे नहीं समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देख लें, एक डिटर्मिनेंट है a1 प्लस λ1, a2 प्लस λ2, a3 प्लस λ3 एंड b1, b2, b3, c1, c2, c3। ये ऐसा डिटर्मिनेंट है। तो इस डिटर्मिनेंट का देखिए, जो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हैं वो दो एलिमेंट्स का एडिशन है। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में क्या है, दो एलिमेंट्स का एडिशन है। तो हम इस डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं कि दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी एक डिटर्मिनेंट a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 और प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा λ1, λ2, λ3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। सिमिलरली अगर फर्स्ट रो में तीन एलिमेंट्स का सम होता तो इस मेन डिटर्मिनेंट को हम तीन अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है कि सो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो देखो, बेसिक मेथड तो क्या है कि इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर दें रो 1 या रो 2 या रो 3 या c1 या c2 या c3 के अलावा एक्सपेंशन कर दें तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। लेकिन हम
डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, तो अब इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज को यूज करके काफ़ी कम कैलकुलेशन में हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे ही एग्जांपल हमने ये लिया है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमको 0 प्रूव करना है। तो सपोज कीजिए कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये एक डिटर्मिनेंट है जो मैंने लिख दिया, a + 2x b + 2y c + 2z and this is x y z। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसका जो रो 2 के एलिमेंट है सेकेंड रो में, वो सारे क्या है, 2 एलिमेंट्स का सम है। तो हम उसको अलग अलग 2 डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a + b + c, ये क्या हो जाएगा, ये भी a + b + c, ये x y z हो जाएगा, एंड प्लस जो दूसरा डिटर्मिनेंट होगा a b c एंड दिस इज 2x 2y 2z x y z। अब देखिए मैं एक क्या प्रॉपर्टी बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो उस हिसाब से ये पहला डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। प्लस अब देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी लगा हुआ है कि सेकेंड रो में हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स दैट ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, यानी a b c एंड x y z x y z। अब फिर से एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि जो सेकंड डिटर्मिनेंट है उसमें सेकंड रो एंड थर्ड रो बिल्कुल आइडेंटिकल हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, 0 + 0 0, और वही क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये समझ में आएगा अभी नहीं, सिर्फ पढ़ के बाय एग्जांपल क्लियर होगा, लेकिन एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट the equi-multiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remains same। पढ़ के इतना तो बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा कि क्या है, लेकिन अभी एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा। या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं इसको बताऊं कि इस पूरे लाइन का मतलब क्या है, तो यही है, the value of determinant remains same if we apply the operation Ri is replaced by Ri plus K Rj, or in terms of column Ci is replaced by Ci plus K times Cj। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई ith रो को हम ith रो प्लस K टाइम्स jth रो से अगर रिप्लेस कर दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, या फिर ith कॉलम को ith कॉलम प्लस K टाइम्स jth कॉलम से रिप्लेस कर दें तो भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई डेल्टा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, और कोई दूसरा डिटर्मिनेंट
डेल्टा 1 है जिसके एलिमेंट A1 प्लस KC1, A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। यहाँ पे मैंने दो डिटर्मिनेंट्स लिखा है, एक डेल्टा और दूसरा डेल्टा 1। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेल्टा 1 इज obtained by ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन करके मिला कि डेल्टा में हमने क्या किया, R1 को रिप्लेस कर दिया R1 प्लस K टाइम्स R3। और पीछे अभी हमने क्या प्रॉपर्टी में बताया था कि इफ R1 को R1 प्लस K टाइम्स R3 से रिप्लेस कर देंगे तो जो नया डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू भी सेम होगी, पुराने डिटर्मिनेंट के बराबर होगी। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सो डेल्टा विल बी इक्वल्स टू डेल्टा 1। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट कीजिए कि दिस गिवन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए क्यूब। तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी आपको नहीं पता चल रहा है, तो ये तो पता ही होगा कि इस डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी और वो ए क्यूब के बराबर होगी। लेकिन जब हम इतना सारा प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके पहले हम डिटर्मिनेंट को ऐसा कन्वीनियंट डिटर्मिनेंट में कर देंगे, चेंज कर देंगे, जिससे हमें कैलकुलेशन या फिर उसको एक्सपेंड करना या फिर डिटर्मिनेंट को ओपन करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो देखिए, शुरू कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं और राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, गिवन डिटर्मिनेंट ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, 2a, 3a, 3a प्लस 2b, 6a प्लस 3b, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 10a प्लस 6b प्लस 3c। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑपरेशन में कर रहा हूँ कि जो R2 है, R2 को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ R2 माइनस 2R1, ठीक है, और R3 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ, R3 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ R3 माइनस 3R1। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आप लोग को थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो R1 तो बिल्कुल जो है वही रह जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि R1 कभी हमने इंटरचेंज ही नहीं किया, R2 को रिप्लेस किया है और R3 को रिप्लेस किया। तो R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस 2R1, तो 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा, 3 माइनस 2a a हो जाएगा, और 2b माइनस 2b 0 ही हो जाएगा। तो 3a माइनस 2a a हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4a माइनस 2a, तो 2a हो जाएगा, 3b माइनस 2b प्लस b हो जाएगा, एंड 2c माइनस 2c 0 हो जाएगा। वैसे ही R3 माइनस R1 कर देंगे, R3 को रिप्लेस कर देंगे तो 3a माइनस 3a 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6a माइनस 3a यानी 3a, एंड 3b माइनस 3b 0 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10a माइनस 3a यानी 7a, एंड 6b माइनस 3b प्लस 3b, आप लोग माइनस करके देखना आ रहा है कि नहीं, एंड 3c माइनस 3c 0 ही हो जाएगा। तो ये इस हाल में डिटरमिनेंट बढ़ जाएगा। हमने दो ऑपरेशन किए हैं, ध्यान से देखिए, एक ऑपरेशन ये किया है
और दूसरा ऑपरेशन ये किया है। तो इन दोनों ऑपरेशन के करने के बाद से हमारा डिटर्मिनेंट ऐसा हो जाएगा। और ये पढ़ चुके हैं कि आर आई को आर आई प्लस के आर जे से अगर रिप्लेस करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही होगी जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। अब देखिए, अगर इस डिटर्मिनेंट को हम C1 के अलॉन्ग ओपन करें तो दो टर्म तो इसके पहले से ही जीरो हैं, तो एक ही टर्म के अलॉन्ग हमें करना पड़ेगा। C1 में देखो ना, फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट जीरो है, तीसरा एलिमेंट भी जीरो है, तो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अलॉन्ग C1। तो C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए इंटू ये क्या हो जाएगा, a इंटू 7a प्लस 3b माइनस 3a इंटू 2a प्लस b। और बाकी सब तो जीरो ही हो जाएगा, आपको पता है ना, सेकेंड एलिमेंट जीरो प्लस समथिंग, यहाँ पे एक्चुअली में माइनस रहेगा, माइनस जीरो इंटू समथिंग एक्सप्रेशन प्लस जीरो इंटू समथिंग एक्सप्रेशन आएगा जो इसके दो एलिमेंट जीरो जीरो है। तो ये आ जाएगा a, और इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 3 टू या 6a स्क्वायर माइनस 3ab। तो प्लस 3ab से माइनस 3ab कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा a इंटू 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, दैट विल बी a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a क्यूब, और यही क्या था, राइट हैंड साइड था। तो यानी ये जो प्रूव करना था वो क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो गया, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ही यूज करके ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, एक्सपेंड करके नहीं करना है। वरना बेसिक मेथड क्या होता है कि आप एक्सपेंड कर दीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, वो तो है ही है, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं करना है। जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है डिटर्मिनेंट्स का, उसी को यूज करते हुए हमें ये चीज़ प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, क्या है, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये आप देख लो, अभी दिख जाएगा, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा 2 टाइम्स p प्लस क्यू प्लस आर, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। बाकी जैसे है वैसे ही रह जाएगा, r प्लस p प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। क्यों किया, ताकि पहले रो में हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीपल आ गया, और जो हमें प्रूव करना है उसमें राइट साइड में क्या है, 2 का मल्टीपल है डिटर्मिनेंट में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को इजीली बाहर कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड, c प्लस ए प्लस बी, r प्लस p प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मैं क्या प्रोसेस कर रहा हूँ इसमें कि R2 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ, R2 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ, चाहे R1 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ अभी फिलहाल,
R1 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ R1 माइनस R2 से, तो अब ये अपना डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा b पी आर क्यू एक्स जेड, तो y बचेगा। और बाकी जो थे c प्लस ए प्लस बी वो एज इट इज रह जाएंगे, क्योंकि उसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया। r प्लस पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे पिछला सब ऑपरेशन आपको और प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए ये सब करने के लिए। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो पीछे के लेक्चर देख के क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद से मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, R3 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ R3 माइनस R1 से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, R3 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ R3 माइनस R1 से। तो देखिए R3 को रिप्लेस किया तो R1 और R2 तो जो है एज इट इज वही रहेगा, B Q Y C प्लस ए, R प्लस P, Z प्लस X। और R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस R1 से, तो वो क्या हो जाएगा, A प्लस बी माइनस बी यानी A, P प्लस क्यू माइनस क्यू यानी P, X प्लस वाई माइनस वाई यानी X। अब मैं इसमें क्या ऑपरेशन कर रहा हूँ कि R2 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ, R2 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ R2 माइनस R3 से। तो ये ऑपरेशन करने के बाद से अपना डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या बन जाएगा, R2 को रिप्लेस किया तो R1 और R3 तो वैसे ही रहेगा जो है, B Q Y A P X। लेकिन R2 रिप्लेस हो गया R2 माइनस R3 से, तो C प्लस ए माइनस ए यानी C, R प्लस P माइनस P यानी R, Z प्लस X माइनस X यानी Z। लेकिन अब अच्छा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है, सॉरी मैं छोड़ दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेंट में क्या है, 2 का मल्टीप्लाई जो था वो साथ चल ही रहा था। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, देखिए जो डिटर्मिनेंट हमें प्रूव करना था वो क्या था, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, लेकिन इसमें ऑर्डर अलग अलग आ गया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि R1 और R3 इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, R1 इज इंटरचेंज विथ R3। तो जब R1 और R3 इंटरचेंज होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि बाहर -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और R1 और R3 इंटरचेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ए पी एक्स सी आर जेड तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा डी क्यू वाई। तो अभी मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ, फिर R2 और R3 को भी इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें जिस फॉर्म में लाना है उसके लाने के लिए हमें ये सारे ऑपरेशन करने पड़ेंगे। R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, तो किसी भी डिटर्मिनेंट में जब कोई भी दो रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। तो इसमें फिर से हम -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और R1 तो वैसे ही रहेगा, ए पी एक्स, ये R2 और R3 इंटरचेंज हो जाएगा, बी क्यू वाई सी आर जेड। और ध्यान से देखिए तो यही क्या था, राइट हैंड साइड था, यानी यही प्रूव करना था। हेंस दिस इज प्रूव्ड। तो नेक्स्ट ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 4.3 में 2 क्वेश्चन हैं जिनको आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करते हुए प्रूव करना है। इनको आप एक्सपेंड करके नहीं प्रूव करना है, बाय डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव करना है। और पिछले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोग भेज नहीं रहे हो तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो।